नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार की शाम यानी कि आज काशीपुर पहुंचे और जहां पर आपको बता दें कि उनका स्वागत स्थानीय प्रशासन और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। बताते चले कि मुख्यमंत्री रामनगर रोड स्थित एक होटल में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शाम 6 बजे प्रतिभाग करेंगे और इस सम्मेलन में सीएम राज्य की उपलब्धियों, नीतियों और भविष्य की योजनाओं को लेकर भी जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों के साथ साथ समाज सेवियों से संवाद करेंगे। बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रात्रि विश्राम काशीपुर में ही करेंगे, तो वहीं अगली सुबह वे नगर में आयोजित नगर कीर्तन में भी शिरकत करेंगे और जिसमें वे श्रद्धालुओं के साथ शामिल होकर धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और साथ ही यातायात की व्यवस्था को भी पूरे तरीके से दुरुस्त रखा गया है। अब खबर नैनीताल से है, जहां संसदीय क्षेत्र में सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी के व्यापारी नेता राजीव जायसवाल को अपना वाणिज्य सांसद प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है। आपको बताते चले कि इस जिम्मेदारी की घोषणा के बाद प्रदेश भर के व्यापारी वर्ग में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहीं हल्द्वानी में प्रांतीय व्यापार मंडल और देवभूमि व्यापार मॉडल के पदाधिकारियों ने राजीव जायसवाल को भव्य स्वागत करते हुए इस नियुक्ति को व्यापारी समुदाय के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। बताते चले कि व्यापारियों ने विश्वास जताया है कि अब उनकी समस्याओं का सांसद स्तर पर और भी तेजी से सुना जाएगा और जहां राजीव जायसवाल ने भरोसा दिलाया है कि वह व्यापारियों की हर छोटी से बड़ी समस्याओं को सांसद अजय भट्ट तक पहुंचाकर समाधान के लिए ठोस प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की आवाज अब मजबूती से संसद तक भी पहुंचेगी और इस अवसर पर व्यापारियों ने केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी को लेकर किए जा रहे संभावित बदलावों पर भी चर्चा की गई और जिस पर सांसद प्रतिनिधि ने साफ तौर पर कहा कि आगामी नियमों से आम जनता और व्यापारी दोनों को राहत मिलेगी। के समाधान के लिए हम लोग लगातार संगठित रहते हैं अपने साथियों के साथ, अपने साथी प्रतिनिधियों के साथ। आज भी आप देख रहे होंगे समस्त व्यापार मंडल के समस्त साथी जो भी लगातार संगठित रहते हैं अपने व्यापारियों के हित के लिए। आप इन सब चेहरों को जानते हो जो जिनका एक मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि व्यापार के हित में कार्य करना। इन लोगों के साथ मिल करके उन समस्याओं के समाधान हेतु जो भी उचित से उचित कदम होगा, जिस प्लेटफॉर्म पे जिस स्तर पे जाना होगा उस बातों को वहां रखा जाएगा। अधिकारियों से बात करने का होगा, समाधान वहां किया जाएगा। माननीय सांसद जी के पास ले जाकर के हो जाएगा, वहां किया जाएगा। बहरहाल व्यापारी की समस्या का समाधान पुरजोर वकालत की जाएगी। जीएसटी में अभी देखिए अमेंडमेंट हो रहा है और काफी हद तक बहुत बड़ा एकदम रिवोल्यूशन आ रहा है। 4 जो स्लैब थे उनको 2 में कर दिया गया है। इससे काफी हद तक तो समस्या सब। अब खबर रानीखेत से है, जहां 22वां छात्रवृत्ति और प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 पंचेश्वर महादेव मंदिर परिसर में धूमधाम से आयोजित किया गया। आपको बता दें कि शिव मंदिर धर्मशाला समिति के द्वारा आयोजित इस वार्षिक कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ मुख्य अतिथि जॉइंट मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात और नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर एस.एन. श्रीवास्तव ने किया। बताते चले कि स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा स्वागत गीत के साथ साथ वंदना की सुंदर प्रस्तुति दी गई और इस दौरान कुल 132 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई, जो कि निर्धन, निराश्रित, दिव्यांग और टॉपर विद्यार्थियों को भी दी जाती है। बताते चले कि ये छात्रवृत्तियां नगर के विभिन्न परिवारों के द्वारा वर्षों से दी जाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय अंतर मंत्रालय की ओर से टीम राज्य में पहुंच गई है और जहां आपको बता दें कि 7 सदस्यीय यह टीम 2 भागों में विभाजित होकर राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर रही है। बताते चले कि टीम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर हुए नुकसान की स्थिति का आकलन करना और केंद्र सरकार को विस्तार पूर्वक रिपोर्ट को सौंपना है, ताकि राहत और पुनर्वास के कार्यों के लिए
आवश्यक कदम उठाए जा सके। तो वहीं आपको बता दें कि सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने इस पर जानकारी देते हुए यह भी बताया कि निरीक्षण के बाद टीम देहरादून में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेगी और जिसमें आपदा से हुए नुकसान और राज्य सरकार की ओर से की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में राहत पैकेज, पुनः निर्माण कार्य के साथ साथ भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। बताते चले कि राज्य सरकार आशा कर रही है कि इस निरीक्षण के दौरान केंद्र से सहायता राशि को लेकर सकारात्मक निर्णय सामने आएगा। केंद्रीय टीम 7 लोगों की टीम रविवार की रात तक देहरादून पहुंची है। आज सोमवार को उनके समक्ष विस्तार पूर्वक आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया है। उस सबको देखने के बाद उनके द्वारा संतोष व्यक्त किया गया है। टीम विजिट पर निकल गई है। टीम 2 भागों में बंट गई है। एक टीम उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी जनपद में, दूसरी टीम चमोली और बागेश्वर और नैनीताल के भ्रमण पर जा रही है। दोनों टीमें वहाँ पर स्थलीय सत्यापन करेंगी, जो क्षति हुई है, जो प्रभावित लोग हैं उनसे मिलेगी, स्थानीय लोगों से मिलेगी और मिलने के उपरांत फिर जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। देखने के बाद कल तक टीम वापस आएगी और कल फिर परसों उनका फिर शासन लेवल पे बैठक है। उस बैठक में फिर उनको डिटेल में विभिन्न विभागों द्वारा अवगत कराया जाएगा कि हमारी क्षति हुई किस तरह से हुई है और उसके उपरांत फिर जो है टीम देहरादून के भ्रमण पर रहेगी और उसके बाद फिर टीम रात तक निकल जाएगी। खबर देहरादून से ही है, जहां ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के स्थापना दिवस समारोह में मशहूर गजलकार और अभिनेता ललत अजीज ने अपनी गजलों के जादू से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने समारोह में वह गजल भी प्रस्तुत की जिससे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। बताते चले कि समारोह की शुरुआत ग्राफिक एरा के चेयरमैन डॉक्टर कमल घनशाला ने की और जिन्होंने ग्राफिक एरा के 32 वर्षों के सफर पर भी प्रकाश डाला। और इस अवसर पर संस्था के विभिन्न पदाधिकारियों और छात्रों ने भी हिस्सा लिया। तो वहीं आपको बताते चले कि कार्यक्रम में सांस्कृतिक उत्साह का माहौल था और जिसने उपस्थित सभी को आनंदित किया। यह आयोजन शिक्षा और कला के संगम का एक सफल उदाहरण खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 309 पर पेरूमदारा और टांडा के बीच बने डिवाइडर में लाइट और रिफ्लेक्टर न होने से राहगीरों व वाहन चालकों की सुरक्षा के खतरे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि रात के समय अंधेरे में ड्राइवरों को डिवाइडर दिखाई नहीं देता और जिससे कि दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। हाल ही में एक गंभीर हादसे में क्षेत्र के SDM व उनकी पत्नी भी घायल हो गए थे और जहां आपको बता दें कि पिछले 6 महीनों में इस स्थान पर लगभग 24 से अधिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और जिसमें कई लोगों की जान भी गई है और कई घायल बताए जा रहे हैं। बताते चले कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है और जहां ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी व ज्येष्ठ उप प्रमुख संजय नेगी ने भी डिवाइडर पर तुरंत लाइट और रिफ्लेक्टर लगाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ बंद करो। लोगों की जान के साथ क्या होगी? आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं, रोज आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि जो है डिवाइडर के पास ना कोई जो है ये रेडियम है और ना ही लाइट की कोई उचित व्यवस्था है। लगभग 1.5-2 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे इनकी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये डिवाइडर आखिर बनाए क्यों गए हैं? लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए ये बनाए गए हैं। परसों आपने देखा होगा एसडीएम संभल अपने परिवार के साथ जा रहे थे, यहाँ से गुजर रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। उनकी पत्नी का हाथ इतनी बुरी तरीके से कुचल गया कि वो ये कह रही थी कि मुझे जान से मार दो जान से, मैं बचना नहीं चाहती। और ये स्थिति है यहाँ पर, रोज आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमारी रोज मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से कि इन डिवाइडर को या तो हटा दिया जाए या इनकी उचित व्यवस्था की जाए।
अब खबर कोटद्वार तहसील से है, जहां जिसका अंतर्गत गांव उछित्रा और रामली के साथ साथ पुलिंडा और भरत नगर के ग्रामीणों ने आज तहसील कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार के माध्यम से एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने शिकायत की है कि इन गांवों से गुजरने वाले मोटर मार्ग का असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जो कि महिलाओं और बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। बताते चले कि उनके ऊपर अश्लील टिप्पणियां करते हुए भी ये शिकायत सामने आई है, और जिसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम शराब पीने, नशे में धुत होकर लोगों को डराने, धमकाने और मारपीट करने की घटनाएं आम हो गई हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं को अकेले बाहर निकालने में डर लगता है, जबकि उन्हें घास लाने और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए रोज बाहर जाना पड़ता है। गांव का माहौल असुरक्षित होता जा रहा है और जिससे जीवन भी दूभर हो गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द उचित कार्रवाई नहीं की तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और जहां ग्रामीणों ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की। जो यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए एसडीएम साहब के पास आए थे, तो साहब कहीं बाहर जा रखे हैं, तो हमने नायब साहब को ज्ञापन सौंपा। जो हमारे नायब साहब को यहाँ पे ज्ञापन सौंपा, जो कोटद्वार से बल्ली मथाना मोटर मार्ग है, इस समय इस पर असामाजिक तत्वों द्वारा बहुत ही गलत हरकत होती है। अगर उसको बातचीत करने तो धमकी भी देते हैं। स्कूल के बच्चे हैं, हमारे साथ कोई बहू बेटी महिला रहती है तो उनके साथ जाना दुर्लभ हो रखा है। गलत संकेत महिलाओं को करते हैं, और जिससे कि बहुत ही असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पर दारू का सेवन करते हैं। रोड पे बोतलें फेंकी जाती हैं, जो कि जंगली जानवरों के लिए भी हानिकारक है। और इसलिए हम बहुत परेशान, पहले भी हमने ज्ञापन शासन प्रशासन को सौंप रखा है, और हल्का सल्का एक बार थोड़ा सा कार्रवाई हुई भी थी, पर वर्तमान स्थिति बहुत भयंकर है। वो इसलिए हम मजबूर होके यहाँ पर आए और ज्ञापन सौंपा। के द्वारा मैडम जी पहले भी हमने बहुत ज्ञापन दिए हैं इस विषय पर, और आज भी फिर दिया है। क्या होता है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मतलब जो गांव में रह रहे हैं, कम से कम सरकार को उनको पूरी सुरक्षा देनी चाहिए। गांव के गांव खाली हो चुके हैं, ये हुड़दंगी वहाँ मतलब किसी का जीना मुश्किल कर रखा है इन्होंने। अगर कुछ बोलो तो मारने पीटने को उतारू होते हैं। गाँव में जनसंख्या है नहीं, तो मतलब खाली ये इनके दंश सहने के लिए मतलब गाँववासी रह गए हैं कि उड़दंग के उड़दंग चले जाओ। अब माँ बहन बेटियाँ कोई भी है वो घास लेने, लकड़ी लेने या अपने पशुपालन करने के लिए तो वो अकेला चलती हैं। पहाड़ का रिवाज कुछ और है, तो उसमें मतलब इनका आए दिन उड़दंग मचा रहता है। इनकी प्लास्टिक की पन्नियाँ देखो, प्लास्टिक की बोतल देखो, ये तमाम कंच की बोतलें फोड़ी हुई शराब की देख लो, तमाम सड़क पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोग स्थानीय पत्रकार हैं, हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आप लोग शासन प्रशासन तक हमारी ये बात पहुंचाते हैं। खबर लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते अस्थायी रूप से रोकी गई चारधाम यात्रा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। बताते चले कि 2 सितंबर से केदारनाथ और 4 सितंबर से बद्रीनाथ धाम की यात्रा को पुनः सुचारू रूप से संचालित किया गया है, और जिसमें कि बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि अब तक दोनों धामों में कुल मिलाकर लगभग 27,70,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं श्रद्धालु की सुविधा के लिए 15 सितंबर से चारधाम के लिए हेली सेवा भी शुरू की जा रही है। तो वहीं बताते चले कि सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से पूरे तरीके से यात्रा के लिए निगरानी में जुटे हुए हैं। तो वहीं पर चारधाम यात्रा की रूटों पर जहां सड़कों को नुकसान पहुंचा था, वहां मरम्मत का कार्य तेजी से किया जा रहा है। बताते चले कि यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। तो वहीं यात्रा फिर से शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखा जा रहा है, और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में संख्या में और भी इजाफा होगा। देखिए, 2 तारीख को श्री केदारनाथ जी के धाम कपाट खुले थे और 4 तारीख में श्री बद्रीनाथ जी की, और लगातार यात्रा कंटिन्यूस चली थी कि जैसे कि मानसून आने के बाद उच्च हिमालय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर काफ़ी बारिश इस बार रही, और बहुत भूस्खलन और लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट की जो है कि सूचनाएं यहाँ पर आती रही हैं, और बहुत सारे हमारा पर्वतीय क्षेत्रों में जो है इसमें काफ़ी नुकसान हुआ। और लगातार अभी 5 तारीख तक भी जो है, 1 तारीख से 5 तारीख तक भी यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित थी, लेकिन अभी यात्रा जो है 6 तारीख से पुनः जो है
खुल गई है और सभी जो यात्रा रूटों पर हमारी सरकार, राज्य सरकार, आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन और सारी टीम जो है कि युद्ध स्तर पर वहाँ पर जो है कि सड़कों को खोल रहे हैं। और कल भी 2 दिन तक लगातार जब यात्रा खुली है 6 तारीख के बाद में, तो अच्छी संख्या में बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में भी यात्रियों का आवागमन रहा है। लगभग 27,70,000 के करीब तीर्थयात्रियों ने जो है कि केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में दर्शन किए हैं कल शाम तक। तो यात्रा पुनः जो है कि अपने उस पर शुरू हो जाएगी और 15 सितंबर तक जो है कि हमारी हेली सर्विसेज भी जो है कि वो प्रारंभ हो जाएंगी। निश्चित ही जिस प्रकार से धाम में पूरी दुनिया का, भारत ही नहीं पूरी दुनिया से यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं, उनकी आस्था यहाँ पर है बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर लग रहे आरोपों के बीच दर्जा राज्य मंत्री शंकर सिंह कोरंगा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रदेश में कहीं भी अवैध खनन नहीं हो रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन नीति पूरी तरह से पारदर्शी है। तो वहीं आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत में कोरंगा ने यह भी जानकारी दी कि सरकार ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है और जिसका परिणाम है कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य को खनन से रिकॉर्ड 1100 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है और उन्होंने इसे राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा खनन राजस्व बताया है। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने दावा किया है कि धामी सरकार की नई खनन नीति न केवल आमदनी बढ़ाने में सफल रही है बल्कि इस क्षेत्र में हजारों युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। जिस प्रकार के लोग अनर्गल बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं, मैं विरोधियों से, जो हमारे विपक्षी दल है, जो इस प्रकार का माहौल पूरे प्रदेश के अंदर बनाना चाह रहे हैं, एक बहुत ही गलत और तथ्यहीन बातें हैं। इस प्रदेश के अंदर जो जिस प्रकार के अवैध खनन की बात करते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज प्रदेश के अंदर राजस्व वृद्धि 2012-13 में जो 109.90 करोड़ थी, वो बढ़कर के 2024 और 25 में 1040.57 करोड़, यानी कि जो कांग्रेस के समय में जो हमको औसतन 250 करोड़ रुपए करीबन राजस्व प्राप्त होता था, आज 1100 करोड़ रुपए उत्तराखंड सरकार को राजस्व प्राप्त हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देखिए कि बाहर से, अन्य राज्यों से भी यहाँ लोग खनन नीति को लेकर के उनकी जिज्ञासा रहती है। यहाँ जम्मू कश्मीर, आपके हिमाचल प्रदेश में है, इधर उत्तर प्रदेश के खनन डायरेक्टर यहाँ देखने के लिए आए थे चीजों को, और वो अपनी खनन नीति, उत्तराखंड की खनन नीति को अन्य वहाँ अपने राज्यों में लागू कर रहे हैं। तीसरी बात क्या है जी, भविष्य का जो लक्ष्य रखा है 225-26 वित्तीय वर्ष के लिए 950 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो निविदा प्रणाली है, उसमें ई निविदा प्रणाली में 238 उपखदान लॉट की नीलामी की गई है, जिसमें लगभग 200 करोड़ रुपए की संभावना बनी हुई है। एक और चीज है, बहुत बड़ी बात है कि हमने इसमें एंटी लीगल माइनिंग फोर्स से उसमें गठित की है, जिसमें जिला स्तर पर राजस्व, पुलिस, वन, खनन विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की एक संयुक्त टीम बनाई गई है। सबसे बड़ी चीज है कि अभी हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश में जो स्पष्ट खनन नीति बनाई है, प्रदेश के अंदर एक युवाओं को रोजगार देने का भी काम सरकार ने किया है। जो हमने पट्टे, जो खनन पट्टे लोगों को दिए हैं, वो स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया है, जिसके कारण से अभी हमको जो एक सामान्य जनमानस है, जो अपना मकान बनाना चाहता है, पहले के समय में 150 रुपए, 200 रुपए उसका जो है रेट होता था पर कुंटल रेता बजरी का, आज वो 70 रुपए कुंटल रेता बजरी उनको मिल रहा है। तो एक गरीब आदमी का, सामान्य आदमी का घर बनाने का जो सपना होता है, उसको भी सरकार पूरा करने का काम कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के लक्सर क्षेत्र में उस समय तनाव का माहौल बन गया जब बलावली मार्ग पर एक पिकअप गाड़ी, जो कि कथित रूप से पशु मांस से भरी हुई थी, उसमें एक गाय को टक्कर मार दी। आपको बताते चले कि हादसे में गाय की दर्दनाक मौत हो गई है। तो वहीं जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर जाम लगा दिया। बताते चले कि प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए पिकअप की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया है और जिससे कि इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और जहां स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया, लेकिन आपको बता दें कि तनाव इतना बढ़ गया कि कई थानों के अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी। बताते चले कि लक्सर बलावली मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है और जहां पर खानपुर के विधायक उमेश कुमार भी मौके पर पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर धरने पर बैठ गए। बताते चले कि पुलिस ने गाड़ी को आग लगाने वाले युवक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और हालात में भी पूरे तरीके से नजर बनाए हुए हैं।
अब खबर कालाडूंगी से है, जहां तहसील के बेल पड़ाव न्याय पंचायत के ग्रामीणों ने बिजली घर बेल पड़ाव में एकत्रित होकर बिजली विभाग के द्वारा की जा रही अघोषित बिजली कटौती और यूपीसीएल के द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर में अधिक बिल आने की समस्या को लेकर एसडीओ कालाडूंगी को ज्ञापन सौंपा गया है। बताते चले कि ग्रामीणों ने यह भी बताया कि अघोषित कटौती से क्षेत्र के लोग बहुत परेशान हैं और खासकर ऐसे समय में जब जंगली जानवरों का आतंक भी लगातार बढ़ रहा है और जिससे इलाके में भय का माहौल लगातार बना हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इस स्थिति को गंभीर समस्या बताया और समस्या का शीघ्र ही समाधान भी मांगा है। बताते चले कि एसडीओ कालाडूंगी दीपक पाठक ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जिन भी उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर में बिल अधिक आ रहा है उनके घर पर सब मीटर लगाकर जांच की जाएगी और उन्होंने यह भी बताया कि विभागीय स्तर पर भी इस समस्या का जल्द से जल्द निदान किया जाएगा ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। साथ ही उन्हें भरोसा दिया गया है कि बिजली कटौती की वजहों को भी समझा जाएगा और सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। सम्मानित उपभोक्ताओं ने ग्राम प्रधानों के माध्यम से माननीय प्रधान जी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है, जिसमें लिखा है कि बिजली कटौती और जो है स्मार्ट मीटर के बारे में 2 विषय हैं इनके मेन, जो ज्ञापन मुझे मिला है। इसके साथ साथ 2-3 कंप्लेंट है और भी है, वो सब नोट डाउन कर ली गई है। जो स्मार्ट मीटर है उसमें मैंने इनको आश्वासन दिया कि अगर माना वास्तव में किसी का स्मार्ट मीटर तेज चल रहा है तो उसके चेक मीटर लगाया जाएगा। चेक मीटर के लिए इन लोगों की डिमांड ये है कि हमारे यहाँ पुराने मीटर से चेक किया जाए, मतलब जो नॉर्मल मीटर हुआ करते हैं उनसे चेक किया जाए। तो मैंने इनको आश्वासन दिया कि मैं अपने यहाँ से प्रस्ताव बना के जो 1, 2, 3, 4 प्रस्ताव मेरे पास आए हैं चेक मीटर के, ये प्रस्ताव बना के मैं तुरंत भेज दूंगा। सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र की थी कि एक तो स्मार्ट मीटर जो लगे हैं उससे क्षेत्र में बहुत रोष व्याप्त है जनता के अंदर, क्योंकि स्मार्ट मीटर के अंदर इतना ज़्यादा बिल आ रहा है कि वो गरीब आदमी उसे देने में सक्षम नहीं है। और जो पहले मीटर बगैर किसी को सूचना के लोगों के मीटर लगा दिए गए वो भी सरासर गलत था। एक सभी समस्त क्षेत्रवासियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा एक ज्ञापन जय साहब के माध्यम से एक्शन साहब को भेजा जा रहा है, जिसमें अत्यधिक बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर के लिए कहा गया है और एक्शन एसडीओ साहब से हमें आश्वासन मिला है कि इसका जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। आज हमने ये विद्युत विभाग बेलपड़ाव में ज्ञापन दिया है एसडीओ साहब को, जिसमें कि स्मार्ट मीटर और बिजली कटौती के उसमें ज्ञापन दिया गया। उसके ऊपर एसडीओ साहब का बयान अभी लिया है। उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द इसका निस्तारण करेंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।